देखिए, एसडीएमसी के संदर्भ में विधायक प्रतिनिधि कितने होते हैं। पहली बात तो एसडीएमसी होती है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, और कौन सी क्लास के लिए होती है तो ये 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों के लिए होती है। इस एसडीएमसी में 2 प्रकार की सभाएं होती है, जिसमें जो कार्यकारिणी सभा होती है, इस कार्यकारिणी समिति में कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुल 23 सदस्य होते हैं। ये 23 सदस्य जो होते हैं, इन 23 सदस्यों में से कौन से कहां से आते हैं, तो एक तो इनमें होते हैं अध्यक्ष, एक तो इनमें कौन होते हैं अध्यक्ष, इसके अलावा इनमें होते हैं सचिव। अध्यक्ष तो कौन होंगे तो ध्यान रखना, संस्था प्रधान अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? संस्था प्रधान अध्यक्ष होंगे। और सचिव कौन होंगे तो कोई भी वरिष्ठतम व्याख्याता, कोई भी वरिष्ठतम व्याख्याता, कोई भी वरिष्ठतम व्याख्याता, या फिर कोई ग्रेड सेकंड का हो जाएगा जब व्याख्याता नहीं हो तो। अब ये 23 सदस्य कहाँ से आते हैं तो ये अलग अलग सदस्य होते हैं। जैसे इनमें 2 सदस्य जो होंगे, वो 2 सदस्य आपके आएंगे अभिभावक प्रतिनिधि से आएंगे, अभिभावकों की प्रतिनिधि से। 2 सदस्य होंगे वो आपके अभिभावकों में से SC ST अभिभावक प्रतिनिधि होंगे, 2 महिला अभिभावक प्रतिनिधि होंगे। इस तरह से मिला के, मतलब कुल मिला के, जैसे मान लीजिए 2 सदस्य हो जाएंगे वो विधायक के प्रतिनिधि हो जाएंगे, 2 विद्यार्थी प्रतिनिधि हो जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों के जो 2 सदस्य आ जाएंगे पंचायती राज के, वो प्रतिनिधि नहीं होंगे, वो सदस्य, एक डीओ का प्रतिनिधि आ जाएगा, एक आपका इसमें लेखा कार्मिक आ जाएगा, सामान्यतः स्कूल का जो LDC UDC होता है, एक आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए ग्राम शिक्षा समिति बनी हुई है उसका मतलब शिक्षाविद आ जाएगा, एक कोई महिला संगठन गांव में बना हुआ है उसका सदस्य को सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, समुदाय है, उस समुदाय का एक प्रतिनिधि आ जाएगा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और गणित के एक शिक्षक आ जाएंगे। इस तरह से कला क्राफ्ट के क्षेत्र से एक सदस्य आ जाएगा। इस तरह से मिला के इसमें 23 सदस्य बनाए जाते हैं। और हमसे पूछा गया कि एसडीएमसी के संदर्भ में विधायक प्रतिनिधि कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विधायक प्रतिनिधि कितने होंगे, 2 होंगे। और आपको यदि एसएमसी के संदर्भ में भी पूछ ले तो एसएमसी के संदर्भ में भी विधायक प्रतिनिधि कितने आते हैं, 2 आते हैं। अब ये 2 कौन होंगे तो वो एसएमसी में तो तय किया गया, लेकिन इसमें ये तय नहीं किया गया। 2 विधायक प्रतिनिधि आपके, 2 विधायक के प्रतिनिधि आपके, जो आपका एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो मेंबर आपका क्या करेगा, अब प्रत्येक विद्यालय में एसडीएमसी में अपने 2 विधायकों, 2 सदस्यों को क्या करेगा, इसमें मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा। फिर एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य होते हैं। देखिए, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, ये कमेटी आपके 1 से लेकर 8 तक के किसी भी स्कूल में बनाई जाती है। और कब से बनाई जा रही है तो आरटी एक्ट जो 2009 का आया था, इस आरटी एक्ट के बाद में इसको बनाया जा रहा है। इस एसएमसी में 2 प्रकार की समितियां होती है। एक होती है साधारण सभा, एक होती है साधारण सभा, और दूसरी आपकी होती है कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये जो कार्यकारिणी समिति होती है, इस कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण सभा द्वारा ये चुनी जाती है, और साधारण सभा द्वारा अपने में से कुल मिलाकर इसमें 16 सदस्य होते हैं। पहले राजस्थान में 15 हुआ करते थे, जून 2016 के बाद में इसमें एक आदेश करके एक और नया सदस्य बना दिया। तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए, 16 सदस्य एसएमसी की कार्यकारिणी में। विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने भाग होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चर्चा में इसके 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जनरल असेंबली, साधारण सभा, एक को हम लोग बोल रहे हैं साधारण सभा, और दूसरी को हम लोग बोल रहे हैं कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कौन सदस्य होते हैं। तो साधारण सभा में तो समस्त अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं, समस्त अभिभावक। साधारण सभा में कौन होंगे, समस्त अभिभावक। इसके अलावा समस्त शिक्षक, समस्त शिक्षक जो पैरा टीचर वगैरह है वो अभिभावक के साथ संरक्षक भी आ जाएंगे ना। और जितने भी पंचायती राज के पदाधिकारी है, पंचायती राज के पदाधिकारी, और ये पंचायती राज के पदाधिकारी का मतलब आप लोग समझते ही है। पंचायती राज जो 3 स्तरीय चल रहा है उसके कोई भी पदाधिकारी है, जैसे आपके वार्ड पंच है, या फिर आपके सरपंच साहब है, या फिर आपके जिला परिषद, जिला पंचायत समिति सदस्य है, या प्रधान है, या जिला परिषद सदस्य है, या फिर जिला प्रमुख है। इनमें से किसी का भी निवास स्थान यदि विद्यालय के कैचमेंट एरिया में हो, कैचमेंट एरिया मतलब यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है कि यहाँ तक के बालक मान लीजिए इस स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये इसका एक कैचमेंट एरिया कहलाएगा। और इस कैचमेंट एरिया में यदि इनका निवास स्थान होगा तो निश्चित सी बात है कि वो विद्यालय प्रबंधन की साधारण समिति का, साधारण सभा का सदस्य होगा। और इसमें कौन होगा तो इसमें, इसके अलावा कार्यकारिणी में कुछ पदेन सदस्यों को भी लेते हैं हम लोग। तो कार्यकारिणी के जो शेष सदस्य होते हैं ना,
वो मैं कहूंगा ये शेष सदस्य भी इसके क्या कहलाएंगे, सदस्य। ये सभी मिलके आपको ध्यान रखना है कि एक 16 सदस्यों की क्या बनाते हैं, एक 16 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं। तो हमें सवाल पूछा गया विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने भाग है, तो कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों की न्यूनतम महिला सदस्य होनी चाहिए। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित माता पिता या संरक्षक के सदस्यों में न्यूनतम महिला सदस्य होनी चाहिए। मतलब माता पिता में से संरक्षक या न्यूनतम सदस्यों में से न्यूनतम महिला कितनी होनी चाहिए। ये नहीं पूछा कि एसएमसी की कार्यकारिणी में न्यूनतम महिला कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मैं बताऊं आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एसएमसी की जो कार्यकारिणी होती है ना, उसमें 16 सदस्य होते हैं और वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, 11 + 2 + 1 + 2, 1 + 2। ये हमने फॉर्मूला याद करने के लिए दिया है जो एसएमसी के विधान में है। ये कुल मिला के कितने सदस्य हो जाएंगे, 16 सदस्य हो जाएंगे। तो इसमें आपको देखना ये कि पहले 11 सदस्य कौन होंगे, तो अभिभावकों द्वारा निर्वाचित अभिभावक सदस्य, अभिभावकों द्वारा निर्वाचित अभिभावक सदस्य। और ये कितने होंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये 11 होते हैं। इनमें से ध्यान ये रखना होता है कि इसमें 6 कम से कम महिलाएं हो, मतलब महिलाएं कितनी हो, महिला अभिभावक कितनी हो, महिलाएं कम से कम 6 हो। कितनी हो, 6 हो। ये ध्यान रखना होता है इसमें, कम से कम कितनी हो, 6 महिलाएं हो। फिर इसके बाद में 2 सदस्य कौन आएंगे, तो 2 सदस्य आपके होते हैं पदेन सदस्य। कौन होते हैं, पदेन सदस्य। इसके बाद में आपके एक आता है निर्वाचित अध्यापक, एक आता है निर्वाचित अध्यापक। इसके अलावा आपके आते हैं, नंबर 4 की बात करूं तो विधायक द्वारा मनोनीत। देखिए अभिभावकों द्वारा निर्वाचित अभिभावक 11 होते हैं, कम से कम 6 महिलाएं होती है। पदेन सदस्य 2 होते हैं। कौन होते हैं, पदेन का मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। पदेन का मतलब होता है कि एक पद धारण करने के बाद स्वतः ही उन्हें दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति जी हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसी तरह से यदि कोई भी संस्था प्रधान होगा उस स्कूल का, वो संस्था प्रधान स्वतः ही इसका पदेन सदस्य माना जाएगा। और एक इसके अलावा होता है जो भी आपका वार्ड पंच होगा, जिस विद्यालय में आपका जिस वार्ड में आपका विद्यालय स्थित है, उसका वार्ड पंच या जिसे हम लोग बोलते हैं पार्षद, वो इसका पदेन सदस्य। तो 2 ये हो जाएंगे। और निर्वाचित अध्यापक ये किसके द्वारा, मतलब अध्यापकों द्वारा ही निर्वाचित। किसके द्वारा, अध्यापकों द्वारा निर्वाचित। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 1। और विधायक द्वारा जो मनोनीत होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान रखिए इसमें निर्वाचित अध्यापक में प्राथमिकता दी जाएगी महिला अध्यापक को, प्राथमिकता यदि है तो, स्टाफ में नहीं है तो कोई नहीं। विधायक साहब जो होंगे उनको कहा जाएगा कि इनमें से एक तो कौन हो, महिला हो। इनमें से एक आपका अभिभावक हो, एक क्या हो, अभिभावक हो। और एक आपका शिक्षाविद हो। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप कहोगे कि सदस्य तो 2 ही यार, आपने 3 लिख दिए। तो मैं ये कहूंगा कि एक अभिभावक होना चाहिए और एक शिक्षाविद होना चाहिए। अब इन दोनों में से एक क्या हो, महिला। चाहे तो अभिभावक महिला हो जाए, चाहे भले ही शिक्षाविद महिला हो जाए, तो इन दोनों में से एक क्या होनी चाहिए, महिला। लेकिन हमें जो सवाल पूछा गया था, इस सवाल की लैंग्वेज हमारी ये थी कि एसएमसी की जो कार्यकारिणी है उसमें निर्वाचित माता पिता या संरक्षक के सदस्यों में से न्यूनतम महिला सदस्य कितने होने चाहिए। इनमें से न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। तो इनमें से न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, आप सोच के देख लीजिए। इन जो अभिभावक या माता पिताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य 11 है, इनमें कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 6 महिलाएं। जबकि एसएमसी में जो आपके 16 सदस्य हैं, इनमें से 50%, 1/2 महिलाएं, मतलब 8 महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन जो अभिभावक है इनमें से कम कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना इसमें। विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ये देखिए एसएमसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका वार्षिक अंकेक्षण मतलब एनुअल, और अंकेक्षण को हम लोग बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं,
ऑडिट, देखो इंग्लिश में हम लोग इसे ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट मतलब लेखों की जांच करना, मतलब खातों की जांच करना। मैं सीधा कहूँ था खातों की जांच करना। भाई जो पैसा खर्च किया गया है वो मद के अनुसार एक नियमानुसार है या नहीं है। इसकी वार्षिक जो अंकेक्षण किया जाएगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा होगा, बीओ कार्यालय द्वारा होगा, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा होगा, या ऑडिटर होगा कोई सहकारी समिति का। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो लेखे होंगे ना, इसके जो खाते होंगे ना एसएमसी के, वो खाते सारे रखे जाएंगे आपके किसी सहकारी या सरकारी बैंक में खोले जाएंगे। और इसमें जो लेन देन किया जाएगा वो चेक द्वारा किया जाएगा। और समय समय पर इसका वार्षिक जो ऑडिट की जाएगी वो ऑडिट आपके ऑडिटर द्वारा की जाएगी। और ऑडिटर मतलब अंकेक्षक आएगा, और वो किसका होगा? कोऑपरेटिव, ये सहकारी समिति का कोई ऑडिटर होगा, मतलब कोऑपरेटिव ऑडिटर द्वारा ये की जाएगी। तो विद्यालय के खातों की जांच ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा की जाती है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन सा सवाल पूछा गया है? हमें आरटी पूछा गया है। आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा? ये जो आरटी एक्ट किया गया, इस आरटी एक्ट की जो धारा संख्या 21 है, इसमें क्लास 1 से 8 तक के विद्यालयों का संचालन करने के लिए, उनकी गतिविधियों का संचालन करने के लिए 1 से 8 तक के लिए एक एसएमसी का गठन किया गया। इस एसएमसी में महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए इसमें कहा गया कि एसएमसी में जो कार्यकारिणी में 16 सदस्य होंगे, उनमें से 1/2 अर्थात 50% क्या होंगे? इसमें 50% इसमें महिला सदस्य कम से कम होंगे। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की प्रतिशत कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? 50% की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं? देखिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विद्यालय प्रबंधन समिति की ये कार्यकारिणी में पूछ रहा है, इसमें 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों में से 11 सदस्य तो होते हैं अभिभावक, और वो अभिभावकों द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। किसके द्वारा? अभिभावकों द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। 2 सदस्य आते हैं पदेन, जिनमें से एक तो हो जाएगा आपका संस्था प्रधान जो एचएम होगा, और एक हो जाएगा जो विद्यालय आपके जिस वार्ड में स्थित है वहां का वार्ड पंच या पार्षद, वहां का वार्ड पंच या पार्षद हो जाएगा। और इसके बाद में एक सदस्य इसमें आता है जो निर्वाचित अध्यापक होता है, जो क्या होता है? अध्यापक होता है, और अध्यापकों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। और 2 सदस्य होते हैं जो विधायक साहब द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, विधायक साहब द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन 2 में से विधायक साहब द्वारा तो मनोनीत किए जाते हैं, इनमें से एक तो आपका अभिभावक होना चाहिए और एक आपका होना चाहिए शिक्षाविद। एक तो आपका अभिभावक और एक शिक्षाविद। इसका मतलब आपको शायद इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया है कि कौन इसमें बच्चे कितने होंगे, विद्यार्थी कितने होंगे। लेकिन आपने देखा होगा सामान्यतः एसएमसी जो होती है उसमें एक विद्यार्थी भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो विद्यार्थी मिलता है ना, उस विद्यार्थी को विधायक साहब के इन शिक्षाविद के रूप में माना जाता है, विद्यार्थी नहीं होता है। इसका मतलब विद्यार्थी प्रतिनिधि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वो जो शिक्षाविद के रूप में उसको कई बार हम लोग नियुक्त कर लेते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यार्थी प्रतिनिधि कितने होंगे? तो आपको ध्यान रखना है 0 होते हैं। ध्यान रखना है, ये एसएमसी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? एसएमसी की। और जब एसडीएमसी की बात आती है तो इस एसडीएमसी में बाकायदा प्रावधान किया गया है कि इसमें 2 क्या होंगे? आपके विद्यार्थी प्रतिनिधि होंगे। आरटी 2009 के अनुसार कितने वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा? ये जो एसएमसी आपकी होती है, इस एसएमसी की 2 सभाएं होती है, एक साधारण और एक क्या होती है? कार्यकारिणी। ये जो कार्यकारिणी समिति होती है, इस कार्यकारिणी समिति में जो 16 सदस्य होते हैं, उन 16 सदस्यों में से पदेन को छोड़कर बाकी जो शेष सदस्य हैं, उन शेष सदस्यों का कार्यकाल, शेष सदस्यों का कार्यकाल किनको छोड़कर? पदेन को छोड़कर, पदेन को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल होगा ना, वो कितना होगा? वो 2 वर्ष का होगा। पदेन को छोड़कर जो शेष सदस्यों का कार्यकाल, अब पदेन कौन होते हैं? तो इसमें 2 ही होते हैं, एक तो संस्था प्रधान और एक वार्ड पंच। वो जब तक रहेंगे जब तक वो बने रहेंगे। कभी भी ध्यान रखना, इस दुनिया में पदेन सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो समिति का पुनर्गठन कब किया जाएगा? समिति का पुनर्गठन कब किया जाएगा? प्रत्येक 2 वर्ष बाद में किया जाएगा। 2 सत्र के लिए ये बनाई जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए यदि आपने एसएमसी से संबंधित किसी भी प्रकार का
गठन में कोई दिक्कत आ रही है, इसके संचालन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद इश्यूज हमारे सामने है, उसको निपटाने के लिए किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? प्रधानाध्यापक का, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का और पदेन सदस्य सचिव का। देखिए प्रधानाध्यापक और पदेन सदस्य सचिव में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है, ये BEEO, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। आजकल इस BEO की जगह नई पोस्ट आ गई है CBEO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और ये CBEO भी आपके DO रैंक का व्यक्ति होता है। किस रैंक का व्यक्ति होता है? DO रैंक का। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिला स्तर पर 2 DO कार्यालय खोले जाते हैं, हेडक्वार्टर खोले जाते हैं। मतलब जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, हेडक्वार्टर खोले जाते हैं। कितने होते हैं? मुख्यालय DOs के 2 होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का और एक होता है सेकेंडरी एजुकेशन का। ध्यान रखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो DO होता है हेडक्वार्टर वाला, वो ऑफिस 1 से 8 तक की स्कूलों का संचालन देखता है। ये जो होगा ये 9 से 12 तक की स्कूलों का संचालन देखेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, जिला स्तर पर बेटा, वो अधिकारी इसके विवादों का क्या करता है? निपटारा करता है। जिला शिक्षा अधिकारी कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा का। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए? तो देखिए SMC जो होती है उसकी हमेशा जब बात की जाती है तो कार्यकारिणी की ही बात की जाती है। SMC की जो कार्यकारिणी समिति होती है इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं और इन 16 सदस्यों में से कौन कौन कहां से आते हैं तो आपको बता दूं कि, और शायद आपको ध्यान भी है, 11 सदस्य तो इसमें से हो जाएंगे अभिभावकों से निर्वाचित, 2 सदस्य आ जाएंगे इसमें पदेन, 1 आ जाएगा अध्यापक द्वारा निर्वाचित और 2 आ जाएंगे विधायक साहब द्वारा। ये जो 11 सदस्य आ रहे थे ये तो कौन थे? ये तो थे अभिभावक। फिर इसके बाद में 2 सदस्य जो है, ये 2 सदस्य कौन हो जाएंगे? पदेन। इसका मतलब पदेन होंगे, एक तो संस्था प्रधान और एक वार्ड पंच, तो ये नहीं होंगे अभिभावक। एक जो होगा ये एक होगा शिक्षक। अब शिक्षक आ रहा है, महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये भी अभिभावक नहीं है। विधायक साहब द्वारा जो 2 आएंगे, यहाँ पर विधायक साहब द्वारा जो 2 आ रहे हैं उनमें से हमने विधायक साहब को कह दिया कि एक आपका कम से कम इसमें क्या होना चाहिए? अभिभावक होना चाहिए। इसका मतलब अभिभावकों का हमने प्रावधान 1 तो यहाँ ले लिया, 11 यहाँ ले लिए, तो 11 और 1 कितने हो गए? 12 हो गए। 11 और 1 कितने हो गए? 12। और 16 का 12 कितना प्रतिशत होता है? तो ये 75% होता है, मतलब 3/4 होता है। या फिर मैं सीधा कहूं तो 3/4 से कम इसमें क्या नहीं होने चाहिए? अभिभावक नहीं होने चाहिए। ये 3/4 से कम नहीं होने चाहिए। विद्यालय में जी अभिभावक में से कम कितने होने चाहिए हो गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC में क्या पदनाम होता है? SDMC जो होता है, इस SDMC में क्या पदनाम होता है? आपको पता है SDMC जो होगी उसमें एक साधारण सभा भी होगी, इसमें एक कार्यकारिणी भी होगी। एक साधारण सभा भी होती है और एक क्या होती है? कार्यकारिणी भी होती है। SDMC में एक साधारण सभा होती है, एक क्या होती है? आपकी कार्यकारिणी। ये जो SDMC की कार्यकारिणी होती है उसमें 23 सदस्य होते हैं और इन 23 सदस्यों में से एक तो इसका होता है अध्यक्ष, एक तो क्या होता है? अध्यक्ष, और एक इसका होता है सचिव। ये जो अध्यक्ष होंगे ये आपके उस संस्था के संस्था प्रधान होंगे। जो उस संस्था प्रधान की पोस्ट पर बैठेगा वो अपने आप ही इसका क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। और इसके अलावा कोई वरिष्ठतम व्याख्याता, ये वरिष्ठतम उम्र के अनुसार नहीं होता है, ज्वाइनिंग के अनुसार होता है। वरिष्ठतम व्याख्याता, यदि व्याख्याता नहीं तो 2nd ग्रेड के टीचर को क्या बना लेंगे? सचिव बना लेंगे। हमसे सवाल क्या पूछा है इसमें? विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य का क्या पदनाम होता है? क्या होता है SDMC में इसको बोलते हैं वित्त सचिव नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, सदस्य सचिव नहीं, क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं।
ये सदस्य सचिव हम लोग बोलते हैं एसएमसी में, प्रधानाचार्य को। एसडीएमसी की बैठकों का कोरम निर्धारित कौन करता है, ये कितना होता है निर्धारित। पहली बात, कोरम क्या होता है, तो कोरम के मामले में ध्यान रखिए, किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए, किसी भी बैठक को संचालित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या क्या कहलाती है, कोरम कहलाती है, जिसे हम लोग गणपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं गणपूर्ति करना। ये जो गणपूर्ति होती है ना, ये गणपूर्ति आपके, जब भी मैं एसएमसी की बात करूंगा, एसएमसी की कार्यकारिणी की बात कर रहा हूं, और जब मैं एसडीएमसी की बात करूंगा तो दोनों की अलग अलग होती है। एसएमसी की गणपूर्ति जो होती है वो 1/3 सदस्य होती है। इसका मतलब आपके इसमें कुल 16 सदस्य हैं, तो कम से कम उसमें से 6 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। एसडीएमसी में जो 23 सदस्य हैं उसकी गणपूर्ति 1/2 सदस्य होती है। इसका मतलब कम से कम आधे सदस्य, इसका मतलब इनमें से 12 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 50% होती है। तो एसडीएमसी का कोरम निर्धारित कितना होता है, 50% होता है। स्कूल प्रबंधन समिति का संबंध आरटी 2009 की किस धारा से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आरटी जब 2009 पारित किया गया था, इस आरटी एक्ट 2009 की धारा संख्या किससे संबंधित है, तो धारा संख्या 21 में ये लिखा गया था। देखिए 24 में क्या है, 24 में लिखा गया है शिक्षकों के कर्तव्य एवं उनकी शिकायतों का निवारण लिखा गया था। धारा संख्या 26 में क्या है, तो जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है उसको पूरा करना होता है। छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना, कंप्लीट करना ना। और धारा संख्या 21 में लिखा गया है एसएमसी का गठन कैसे किया जाएगा और क्या काम करेगी। धारा संख्या 31 में मॉनिटर करना किसको, बालकों के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना, शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना। तो हमें सही आंसर क्या मिल जाएगा, धारा संख्या 21। यदि ये राजस्थान के पूछ ले कि राजस्थान में कैसे प्रावधान है, तो आरटी एक्ट नहीं है राजस्थान में आरटी नियमावली है। राजस्थान आरटी नियम 2011, राजस्थान आरटी नियम 2011 के नियम संख्या 3, 4 और 5 में एसएमसी और एसएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य मतलब विद्यालय विकास योजना दोनों के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। एसडीएमसी समिति का संबंध किस कक्षा से किस कक्षा है, 1 से 8 के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, एसएमसी बनती है। 6 से 12 नहीं, 9 से 10, 9 से 12, देखिए ये इसी में आ जाएंगे ना, ये 9 से 12 तक बनती है एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में अंतर क्यों है, अंतर इसलिए है क्योंकि हम 9 से 12 तक के बालकों से एक फीस लेते हैं और उस फीस का एक मद होता है, उनकी शुल्क का एक मद होता है विकास शुल्क, और वो जो विकास शुल्क है उनसे अलग से रसीद काटते हैं, वो स्कूल में ही खर्च किए जाते हैं, स्कूल के विकास पर खर्च किए जाते हैं। इसलिए हम 1 से 8 तक इस प्रकार की कोई मद नहीं लेते हैं। इसका मतलब है एसएमसी तो केवल काम होता है स्कूल का मैनेजमेंट करना 1 से 8 तक, और यहाँ पर विकास कार्यों को भी साथ में करवाना होगा। इसका मतलब स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड कमेटी, इसका नाम हमने दे दिया है। ये सिर्फ 9 से 10 का स्कूल है तो उसमें एसएमसी एसडीएमसी हो जाएगा। 6 से 12 का कोई स्कूल है तो उसमें एसएमसी भी होगा और आपका एसडीएमसी भी होगा। तो संबंध एसडीएमसी का किस कक्षा से, 9 से लेकर 12 तक के लिए।
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, जो एसडीएमसी होती है इसमें कुल सदस्य का मतलब कार्यकारिणी पूछी है हमें। साधारण सभा में तो वो सारे सदस्य होंगे जो 9 से 12 तक पढ़ने वाले बालक है, उनके अभिभावक, इसके अलावा जितने शिक्षक है, इसके अलावा पंचायती राज पदाधिकारी जो इसके कैचमेंट एरिया में निवास कर रहे हैं। लेकिन जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है, इस कार्यकारिणी समिति में कुल 23 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य। और यदि जब एसएमसी पूछ लेते हैं हमसे कि एसएमसी में कितने हैं, तो एसएमसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने होते हैं? 16 सदस्य। पहले एसएमसी में 15 हुआ करते थे, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 23 सदस्य। विद्यालय प्रबंधन समिति के विकास कार्य क्षेत्र के में का संबंध नहीं है। क्या लिखा गया है? विद्यालय प्रबंधन समिति के विकास कार्य क्षेत्र का संबंध किससे नहीं है? देखिए, विद्यालय परिसर, विद्यालय में संबंधित खेल मैदान, विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान और विद्यालय से संबंधित संपत्तियों में। देखिए, यह सवाल क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि उसका कार्य क्षेत्र कहां तक है, एसएमसी का। तो देखिए, जब हम एसएमसी के कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो मान लीजिए यह आपका स्कूल है, यह आपका स्कूल है और यह आपके स्कूल का कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है वह एरिया जहां तक के बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। ये जो एसएमसी होती है अपनी, इस एसएमसी का कार्य क्षेत्र जब भी पूछ ले, केवल क्या पूछ ले आपको? कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र जब भी पूछ ले तब तो होगा विद्यालय का पूरा कैचमेंट एरिया, मतलब यहां तक तो क्या हो जाएगा? ये कार्य क्षेत्र। लेकिन जब भी इसका विकास कार्यों की बात आ जाए, जब भी इसके डेवलपमेंट निर्माणात्मक कार्यों की बात आ जाए, उस समय आपको ध्यान रखना है कि ये कार्य क्षेत्र सीमित होकर कहां तक आ जाता है? केवल विद्यालय परिसर तक आ जाता है। इसका मतलब पैसे खर्च कहां किए जाने हैं, मतलब निर्माण कार्य कहां किए जाने हैं, तो वो केवल विद्यालय परिसर। विद्यालय परिसर का मतलब होता है जो विद्यालय का भवन है, विद्यालय का खेल ग्राउंड है, विद्यालय के जहाँ स्वामित्व है, जो उसकी संपत्तियां। हो सकता है कि विद्यालय यहाँ स्थित हो और उसके 1 किलोमीटर आगे या कहीं दूसरी जगह उसका खेल मैदान भी उसके स्वामित्व में हो, तो वो सारा विद्यालय परिसर के अंतर्गत ही आएगा। अब आप कहेंगे कि निर्माण कार्यों के संबंध में तो हमने समझ लिया कि ये विद्यालय परिसर में होंगे, केवल स्कूल परिसर में होंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र फिर बाहर क्या रह जाएगा? तो बाहर एसएमसी का केवल एक ही कार्य क्षेत्र होता है कि कोई भी 6 से 14 वर्ष का बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, उसे शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये कार्य क्षेत्र बाकी कार्य क्षेत्र में हो जाता है, मतलब कैचमेंट एरिया में हो जाता है। हमें सवाल पूछा विद्यालय प्रबंधन समिति के विकास कार्य क्षेत्र का संबंध किससे नहीं है। विकास कार्य कहां पर करवा सकता है? वो एक तो विद्यालय परिसर में करवाएगा, एक विद्यालय में संबंधित खेल मैदान में करवाएगा, एक विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक नहीं, यहां तक तो केवल कार्य क्षेत्र होता है, और विद्यालय से संबंधित संपत्तियों में ये होता है। इसका मतलब नहीं है कहां पर? विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक डेवलपमेंट के कार्य नहीं कराएगा। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदनाम होता है? देखिए, वित्त सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन, सदस्य, सचिव। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएमसी जो होती है उसकी कार्यकारिणी में एक तो होते हैं आपके अध्यक्ष और एक होते हैं आपके सचिव, अध्यक्ष और एक आपके होते हैं सचिव। हमेशा एसएमसी का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष अभिभावक होगा। कौन होगा? अध्यक्ष हमेशा अभिभावक होगा। और सचिव जो होगा वो सचिव आपका संस्था प्रधान होगा, और संस्था प्रधान आपको पता हो तो इसमें एक पदेन सदस्य के रूप में काम करता है, और इसका पूरा नाम होता है पदेन सदस्य सचिव। पदेन, क्योंकि ये पदेन भी है, सदस्य भी है ऑलरेडी, और ये क्या है? इसका सचिव भी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पदेन सदस्य सचिव। किस समिति का कार्य क्षेत्र 6 से 14 की आयु वर्ग के सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना है? कौन सी कमेटी है इसकी जिसका कार्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव मतलब उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है? यह हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती है, किसका काम होता है? एसएमसी का। यह एसएमसी जो होती है, जो विद्यालय में क्लास 1 से 8 तक के लिए विद्यालय में बनती है, उसका काम होता है कि वो नामांकन करवाएं और अपने क्षेत्र के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। डीडीएमसी नहीं होती है, डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं और प्रत्येक डाइट का मैनेजमेंट करने के लिए ये बनाई जाती है। और एसडीएमसी आप जानते हैं 9 से 12 के लिए बनाई जाती है, और इसका काम होता है 9 से 12 के स्कूल को संचालित करना। विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था
के लिए साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। देखिए एक सवाल पूछा गया हमसे, विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट के संदर्भ में बात कर रहा है के संदर्भ में कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों का एक क्या होता है? समूह है, जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह होता है जो बिल्कुल जिनके सबके कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं होंगे, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर कार्य करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। मैं संगठन की बात कहूं तो संगठन ये भी कह सकता हूं भौतिक और मानवीय संसाधनों द्वारा मिलकर बना हुआ वह समूह जो एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। ये हो गया आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहेगा, संगठन के लूथर गुलिक जो महोदय हुए हैं, उन लूथर गुलिक ने संगठन के 4 कार्य बताए हैं, संगठन की अवधारणा के 4 घटक बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 घटक, और जिन्हें 4P के रूप में जाना जाता है। P यानी पर्पज, इसका मतलब इसका उद्देश्य समान होगा। P यानी प्रोसेस, ये सब मिलके ये सब एक प्रकार की प्रक्रिया के तहत कार्य करेंगे। फिर इसके बाद में P यानी पर्पज हो गया, प्रोसेस हो गया, और एक होगा पैलेस। इसके अलावा एक क्या होगा? पैलेस। पर्पज, प्रोसेस, पैलेस। फोर पीज के रूप में काम करेंगे। विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में जो कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ये जो कार्य कर रहा है इसमें आपके पर्पज होगा, इसमें आपकी प्रोसेस होगी, इसमें आपका पैलेस होगा। मतलब लूथर गुलिक ने क्या बताया है? इसमें 4 पीज के रूप में इसे संगठित किया है। इसमें कहा है कि ये 4 प्रकार के कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। कितने प्रकार के कार्य किए जाएंगे? 4 प्रकार के 4 पीज के रूप में इसे रखा है। पर्पज, प्रोसेस, पैलेस, और एक का मतलब होता है प्रश्न, मतलब व्यक्ति, मानवीय उत्तरदायी, ये मानवीय संसाधन। ये 4 पीज बताए इसने लूथर गुलिक ने। विद्यालय प्रबंधन की किस समिति का संबंध प्रारंभिक शिक्षा से है? देखिए, विद्यालय प्रबंधन की किस समिति का, कौन सी कमेटी? HMC होती है, इसे हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। SMC होती है, इसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। ये कक्षा 1 से 8 तक है, और कक्षा 1 से 8 तक को इंग्लिश में एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, और एलिमेंट्री एजुकेशन को हम लोग हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। SMC व SDMC कहाँ होगी? तो ये स्कूल 1 से 12 तक के स्कूल में होगी दोनों। और SDMC का संबंध किससे होगा? तो 9 से लेकर 12 तक होगा। तो 1 से 8 तक के लिए मैनेजमेंट करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं SMC। विद्यालय प्रबंधन समिति का संबंध किस कक्षा वर्ग से है? विद्यालय प्रबंधन समिति का संबंध किस कक्षा वर्ग से? तो देखिए, 1 से 5, 1 से 12, 1 से 8 और 9 से 12। सही क्या हो जाएगा? 1 से 8। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी स्कूल जो 1 से 5 तक का चल रहा है ना, उसमें भी SMC होगी। और कोई स्कूल यदि 6 से 8 तक चल रहा है ना, तो उसमें भी SMC होगी। और आपको ध्यान रखना है, यदि 1 से 8 तक चल रहा है ना, तो उसमें भी क्या होगी? SMC का गठन किया जाएगा। 1 से लेकर 10 तक चल रहा है ना, तो उसमें भी SMC होगी। इस अंतर इतना होगा कि 1 से 8 तक के संसाधनों को ये प्रबंधित करेगी, और 1 से 12 तक का होता है ना, इसमें भी आपकी क्या होगी? SMC। ये भी केवल 1 से 8 तक के संसाधनों का प्रबंधन करेगी। लेकिन इन सभी स्कूलों में क्या पाई जाएगी? आपकी SMC पाई जाएगी। SMC की साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? कोरम हम लोग समझ रहे हैं कि आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या के अनुसार होता है। SMC में 2 प्रकार की सभाएं हैं। अब की बार हमने से सवाल जो पूछा है वो पूछा है साधारण सभा से, साधारण सभा से। और एक होती है कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा जो होती है, इसमें सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें वो सभी सदस्य होते हैं। सदस्य इसमें जो अभिभावक होंगे वो सभी सदस्य होंगे। इस कार्यकारिणी में जो सदस्य होंगे वो आपके 16 सदस्य होंगे। SMC की बात कर रहे हैं। इस साधारण सभा की जो बैठक होती है ना, उस बैठक की कोरम की पूर्ति करने के लिए कम से कम इसका जो कोरम होता है ना, वो 1/4 सदस्य होता है। और इसका जो कोरम होता है ना, वो 1/3 सदस्य होता है। ध्यान रखना है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 25% सदस्य उपस्थित होंगे, तब SMC की साधारण सभा की बैठक चलेगी। और ये बैठक होगी ना, ये 3 माह में एक बार होगी। कितनी में? 3 माह में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी जो बैठक होगी ना, इसकी बैठक अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को ये बैठक आयोजित की जाएगी।
यदि ये कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम पूरा नहीं होता है तो अगले 7 दिन में पुनः बैठक बुलाई जाएगी और उसमें क्या होगा, उसमें ये कोरम पूरा जब नहीं होता है तो पुनः 7 दिन बाद में, लेकिन उसका एजेंडा वही रहेगा जो हमने पिछली वाली बैठक में रखे थे। एसडीएमसी की कार्यकारिणी का कार्यकाल कितने शैक्षिक सत्र का होता है? एसडीएमसी हो, आपकी एसडीएमसी हो चाहे आपकी एसएमसी हो, दोनों की ही जो साधारण सभाएं होती है उनका तो कोई कार्यकाल होता नहीं है, और जो कार्य देखो एक तो होती है साधारण सभा, इस साधारण सभा का किसी प्रकार का कोई कार्यकाल नहीं होता है, मतलब ये कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। लेकिन इनकी कार्यकारिणी जो होती है, इसकी कार्यकारिणी का पुनर्गठन, इस कार्यकारिणी का पुनर्गठन प्रति 2 शैक्षिक सत्रों बाद में होता है। इसका मतलब कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। तो एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितने शैक्षिक सत्र हेतु होता है? तो कितने के लिए होता है? 2 के लिए होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के किस सदस्य का मत निर्णायक होगा? देखिए एसएमसी जो होती है ना, इस एसएमसी के संदर्भ में किसी भी मुद्दे पर समर्थन एवं विरोध के में समान वोट हो गए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, एसएमसी में जो निर्णय प्रक्रिया जो चलती है, एसएमसी की जो निर्णय प्रक्रिया चलती है, उस निर्णय प्रक्रिया के कुल 3 चरण है। सबसे पहले सर्वसम्मति, कोई भी एसएमसी में प्रस्ताव लिया गया उस पर हाथ खड़ा करवाया जाएगा। यदि सर्वसम्मति हो गई, मतलब सबने हाथ खड़ा कर दिया, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। यदि सर्वसम्मति नहीं हुई तो दूसरी प्रक्रिया फिर होती है बहुमत। फिर क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है कि हाथ खड़ा करवाया जाएगा। यदि आधे से ज्यादा जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से आधे से ज्यादा सदस्यों ने यदि एक तरफ मत ले लिया, इसका मतलब वो बहुमत हो जाएगा। और यदि बहुमत मतलब मत बराबर हो गए तो फिर आपका एक होता है कास्टिंग वोट। क्या होता है? कास्टिंग वोट, मतलब निर्णायक मत। और ये जो निर्णायक मत होता है ना, ये निर्णायक मत का अधिकार किसके पास होता है? ये आपके अध्यक्ष के पास होता है। तो बैठक के किस सदस्य का मत निर्णायक होगा? किसके पास होगा? ये अध्यक्ष के पास होगा। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में वार्ड पंच या पार्षद होते हैं। एसएमसी जो होती है ना, इस एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों में से वार्ड पंच या पार्षद होते हैं। 16 सदस्यों में 2 सदस्य पदेन होते हैं। 2 सदस्य क्या होते हैं? पदेन होते हैं। और पदेन में जो पहला सदस्य होता है वो तो होता है संस्था प्रधान साहब। कौन होते हैं? संस्था प्रधान। और दूसरे जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके नंबर 2 पदेन सदस्य। आपका या तो वार्ड पंच होगा, या आपका क्या होगा? पार्षद होगा। ये जो संस्था प्रधान होते हैं ना, ये संस्था प्रधान पदेन सदस्य सचिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदेन सदस्य सचिव कहलाते हैं। और वार्ड पंच जो होंगे ना, वो केवल क्या कहलाएंगे? आपके पदेन सदस्य। पदेन का मतलब होता है एक पद पर रहते हुए दूसरा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाना, उसके उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाना। और वार्ड पंच कौन होगा? जिस कैचमेंट एरिया में आपकी विद्यालय स्थापित है उसका वार्ड पंच या पार्षद। यदि शहर है तो पार्षद। कार्यकारिणी समिति में वार्ड पंच या पार्षद होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, पदेन सदस्य सचिव नहीं होते हैं, केवल पदेन सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का उद्देश्य है विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यकरण को मॉनिटर करना। विद्यालय के क्रियाकलाप जो भी है, एसएमसी का काम क्या होता है? ध्यान रखना है, 1 से 8 तक एसएमसी का काम होता है विद्यालय के क्रियाकलाप कार्यकरण को मॉनिटर करना। जितने भी विद्यालय की गतिविधियां संचालित की जाएगी वो इनके द्वारा की जाएगी। संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना, मतलब परिचालन कोष का मतलब हो गया जितने भी पैसे होंगे वो परिचालन कोष बनाएंगे और उसमें से पैसे खर्च करेंगे। जितने भी भामाशाह होंगे उनको प्रेरित करेंगे, उनका पैसा भी परिचालन कोष में डालेंगे और फिर उसको खर्च करने का काम यही करेंगे, कहाँ खर्च किया जाएगा। फिर दानदाताओं से अधिक सहायता प्रदान करना, इसका मतलब दानदाताओं को प्रेरित करना। जितने भी स्कूल में गतिविधियां चल रही है, जितने भी योजनाएं चल रही है, उन सारी योजनाओं का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। मतलब मैं कहूंगा कि स्कूल में यदि 1 से 8 के स्कूल में यदि पत्ता भी हिलेगा तो वो किसकी परमिशन से, किसकी अनुमति से, किसके द्वारा? तो वो एसएमसी के द्वारा। सारे संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? एसएमसी का होता है। इसी का काम होता है विद्यालय को संसाधन उपलब्ध करवाना। तो ये क्या बन जाएंगे? ये उपयुक्त सभी बन जाएंगे आपके। प्रबंधन की विशेषता या विशेषताएं है। देखो प्रबंधन मैनेजमेंट जो होता है ना, इस मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं?
प्रबंधन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रबंधन होता है ना, ये प्रबंधन सबसे पहले उद्योग के क्षेत्र में काम में लिया गया, या फिर मैं कहूं व्यापार के क्षेत्र में काम में लिया गया। और प्रबंधन जो होता है उसको बाद में सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। मैनेजमेंट जो होता है ना, वो मैनेजमेंट, अंग्रेजी का जो मैनेजमेंट शब्द है, अंग्रेजी का जो मैनेजमेंट शब्द है, ये मैनेजमेंट शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना। एक तो मैनेज यानी होता है व्यवस्थित करना, क्या होता है, व्यवस्थित करना। एक मैन यानी मानवीय संसाधन, मैन यानी क्या बन जाएगा, मानवीय आपके संसाधन। और एक आपका टी मतलब हो जाएगा टेक्टफुली, इसका मतलब कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक। इसका मतलब संसाधनों द्वारा, मानवीय संसाधनों द्वारा पूरे संसाधनों का या संगठन के कार्यों को, संगठन के कार्यों को यदि व्यवस्थित रूप से कुशलता पूर्वक व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका मैनेजमेंट। पीटर ड्रेकर साहब इसके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों द्वारा जो मिलकर सामूहिक कार्य किया जाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। हालांकि इस प्रबंधन का आधुनिक जनक या आधुनिक प्रबंधन का जनक हम लोग हेनरी फेयोल को कहते हैं, जिन्होंने POCC की अवधारणा दी थी। प्रबंधन की विशेषता क्या होती है, तो देखिए प्रबंधन जो होता है ना, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन एकल प्रक्रिया नहीं है, सामूहिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है प्रबंधन, देखिए प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है। मैं तो पहली बात यह कहूंगा, कोई एलिमेंट्स या कोई फैक्टर या फिर कोई यूनिट मतलब तत्व, इकाई या कारक नहीं है। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक विशुद्ध रूप से मानवीय प्रक्रिया है, मतलब मानव द्वारा किया जाता है। फिर ये जो है ना, ये सामाजिक प्रक्रिया है, और ये प्रबंधन सब जगह, सब क्षेत्रों में, सब लेवल पर पाया जाता है। इसका मतलब ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये जो प्रबंधन होता है ना, ये प्रबंधन दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष होता है, अमूर्त प्रक्रिया है। इसके कार्य दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। कैसा होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। ये जो होता है ना, ये जो प्रबंधन होता है, ये प्रबंधन आपका उद्देश्य आधारित होता है। कैसा होता है, उद्देश्य आधारित होता है। ये जो प्रबंधन होता है, इसमें एक प्रकार के काम नहीं किया जाते, सभी आयामों पर काम किया जाता है। इसका मतलब ये बहुआयामी होता है या फिर बहु अनुशासनात्मक होता है। ये, इसके पास ऑथोरिटी होती है, इसके पास पावर होता है। इसका मतलब ये सत्तात्मक प्रक्रिया है। इसका मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया है, सत्तात्मक प्रक्रिया है। ये कला भी है प्रबंधन, और विज्ञान भी है। ये गत्यात्मक प्रक्रिया भी है। ये कौन सी प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया भी है। ये कौन सी प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया भी होती है। इसका मतलब इसे परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो प्रबंधन की विशेषता है प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष है ना, अप्रत्यक्ष शक्ति, लक्ष्य परक, बिल्कुल लक्ष्य परक होता है। सार्वभौमिक होता है, ये सत्तात्मक व्यवस्था है, ये बहु अनुशासनात्मक है। इसका मतलब ये सारी विशेषताएं किसकी हो जाएगी, ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष शक्ति है, ये अप्रत्यक्ष शक्ति है। कौन सी प्रबंधन की प्रकृति है, प्रबंधन की नेचर कैसी होगी, तो देखिए प्रबंधन एक कला भी है और प्रबंधन एक विज्ञान भी है। बिल्कुल, प्रबंधन एक वैज्ञानिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है। देखिए कला का मतलब होता है कार्य करने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, कार्य करने का तरीका, कार्य की कुशलता। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। और वैज्ञानिक का मतलब इसमें विज्ञान के नियमों का उपयोग किया गया, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। गत्यात्मक मतलब डायनेमिक प्रक्रिया, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आपके प्रबंधन की प्रोसेस में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल सामाजिक जिम्मेदारी है प्रबंधन। तो ध्यान रखिए प्रबंधन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रबंधन की प्रकृति सभी आ जाएगी, उपयुक्त सभी हो जाएगी। ECC का पूरा नाम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ये एक अवस्था होती है, ये एक एज होती है। और ECC जो है, इस ECC, इस अवस्था पर सर्वाधिक बल जो दिया गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पहला जो अध्याय है, उस पहले अध्याय का नाम ही क्या है आपका ईसीसी है। इसका मतलब है इस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, इस अवस्था पर। और एनसीईआरटी ने इस ईसीसी के लिए आपके 2 प्रकार के एनसीएफ तैयार किए हैं, एक 0 से 3 वर्ष के बालकों के लिए और एक 3 से 8 वर्ष या 9 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड कैरियर एंड एजुकेशन नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर्स नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल भी नहीं है। तो क्या बन जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किस नीति में यह प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए, जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय निर्माण के दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। देखिए, भारत की पहली शिक्षा नीति थी 1968 में, जो इंदिरा गांधी के काल में, इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी। ये दूसरी शिक्षा नीति के समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहली शिक्षा नीति उतनी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी शिक्षा नीति है वो भारतीय शिक्षा में मील का पत्थर कहलाती है। क्या कहलाती है, मील का पत्थर, माइल्ड स्टोन साबित हुई है। पहली बार शिक्षक शिक्षा, महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, इन पर सर्वाधिक बल देने वाली नीति यही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति। इसका मतलब ये नवीनतम है और इसके समय श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। ये जो राधाकृष्णन आयोग है, ये राधाकृष्णन आयोग 1948 से 48 में इसने बनाया गया और 49 में इसने रिपोर्ट सौंप दी। और इस आयोग का जो नेतृत्व किया था वो किया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। और ये कौन सी शिक्षा पर सिफारिशें देने के लिए बना था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा पर सिफारिशें देने के लिए बनाया गया था। हमसे सवाल पूछा किस नीति में प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए, जो भारतीय संविधान के राष्ट्रीय निर्माण दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। ये दूसरी शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का गठन किया गया है? किसका गठन किया गया है? NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, इसका गठन कब किया गया? 1954 में, 1961 में, 1973 में, 1975 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1961। 1 सितंबर 1959 को श्री कालूलाल श्रीमाली समिति की सिफारिशों पर 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में NCERT का गठन किया गया। ये विद्यालय शिक्षा, मतलब स्कूल शिक्षा की, विद्यालय शिक्षा को हम लोग बोलते हैं स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? अकादमिक क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। अकादमिक क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। अकादमिक क्षेत्र की कौन सी संस्था है? सर्वोच्च संस्था है। भारत की सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा के मामले में पढ़ी लिखी संस्थान कौन सी है? तो ये NCERT है। NEP 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त करने की सिफारिश की गई है? देखो, B.Ed क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। DLED होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। MPhil होता है मास्टर इन फिलोसॉफी। ये मास्टर इन फिलोसॉफी जो है, इसके आगे का जो कोर्स होता है वो डॉक्ट्रिन फिलोसॉफी ऑफ डॉक्ट्रिन होता है। इसका मतलब PhD होता है। तो हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि B.Ed तो शुरू रखा गया है, लेकिन B.Ed को कहा गया है कि B.Ed कितना होगा? 4 वर्षीय होगा। और MPhil को कोर्स को समाप्त कर दिया गया। नई शिक्षा नीति जो 2020 जो 29 जुलाई 2020 को लागू की गई, मंत्रिमंडल ने स्वीकृत की थी। इस नीति का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया था। इस कस्तूरी रंगन समिति का गठन जो हुआ था
वो गठन जून 2017 में हुआ था और 31 मई 2019 को इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। इसका गठन तो हुआ था जून 2017 में और इसने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी वो दी थी 31 मई 2019 को। ड्राफ्ट बना के दे दिया। इस ड्राफ्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को स्वीकार कर लिया गया। इसमें कहा गया कि ये जो एमफिल है, ये एमफिल क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में किस अवधारणा, ये एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कई बार इसको एनपीई भी लिखते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो भी एक ही बात होगी। ये 2020 में जो नवीनतम 34 वर्षों बाद भारत में तीसरी शिक्षा नीति आई है, 29 जुलाई 2020 को इसको स्वीकार किया गया है। इसे पहला राज्य कर्नाटक था जिसने लागू किया है। पहला राज्य कौन सा? कर्नाटक, जिसने इस नीति को लागू किया है। फिर देखिए एनईपी 2020 में किस अवधारणा पर प्रमुखता से बल दिया गया है। इस एनईपी 2000 में कहा गया बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब है अब बालकों को मातृभाषा में भी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, बहुत सारी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। 360 डिग्री प्रगति कार्ड, इसका मतलब ये होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक कार्ड 360 डिग्री मतलब सर्वांगीण विकास का प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा कही गई है। स्कूल कॉम्प्लेक्स कहा गया है कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी शिक्षा के संस्थान होंगे उनका समूहन किया जाएगा और वो आपस में संसाधनों का परिवर्तन कर लेंगे और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी होगी, SCMC, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC, इस अवस्था पर अत्यधिक बल दिया गया है। और पहला ही अध्याय जो है, इस जो शिक्षा नीति है, इसका पहला ही जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम ही ECC है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, FLN, बच्चों में साक्षरता, बुनियादी साक्षरता, बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी संख्या ज्ञान, ये फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब जैसे हिंदी में साक्षरता होते हैं, उसे अंग्रेजी गणित की साक्षरता को हम लोग न्यूमेरेसी बोलते हैं। तो हिंदी और गणित की दोनों की साक्षरता प्राप्त करने के लिए FLN के लिए हमने 2025 तक 100% बालकों में, 100% कौन से बालकों में? फाउंडेशनल स्टेज के। अब मैं आगे बताऊंगा फाउंडेशनल स्टेज के। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब है 3 से लेकर 8 वर्ष तक का जो बालक होता है वो प्री प्राइमरी पढ़ेगा और उसके बाद ग्रेड फर्स्ट मतलब क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा। तब तक उसमें FLN विकसित हो जाना चाहिए 2025 तक 100% बालकों में। और इसके लिए हमने जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति के अध्याय नंबर 1 में ECC और अध्याय नंबर 2 किससे संबंधित है? FLN से संबंधित है। तो इन सभी पर सर्वाधिक बल दिया गया है, मतलब प्रमुखता से बल दिया गया है। इन सभी पर प्रमुखता से बल दिया गया है। कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है? देखिए कौन सा ई-लर्निंग, दीक्षा जो होता है ना, वो होता है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये होता है आपका दीक्षा, जो आपको पता ही है कि 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया और एक प्रकार का आपका ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर NCERT संचालित करती है और सारे के सारे डाल देती है। स्वयं और स्वयं प्रभा, ये स्वयं और स्वयं प्रभा है, ये भी चैनलों के, ये स्वयं प्रभा जो है, स्वयं पोर्टल है, इन पर टीवी और रेडियो चैनलों को उपलब्ध करवाया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये भी एक प्रकार के क्या आपके ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, सभी आपके कौन से हो जाएंगे? ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाएंगे आपके। ध्यान रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इससे पहले अपने एक कार्यक्रम चल रहा था 10+2 का। अब इस 10+2 के स्थान पर हमने नया ढांचा अपना लिया है 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा का। इसका मतलब पहले हम लोग 12 वर्ष तक स्कूली शिक्षा दिया करते थे, अब हम लोग 15 वर्ष तक क्या देंगे? स्कूली शिक्षा देंगे। इसमें ये जो 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष
3 से लेकर 8 वर्ष के बालक यहाँ तक होंगे। उसके बाद में 8 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक होंगे। उसके बाद में 11 से लेकर 14 वर्ष के बालक, और उसके बाद में 14 से लेकर 18 वर्ष के बालक होंगे। 3 से 8 वर्ष के बालकों को कहा जाएगा, इस स्टेज को कहा जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहा जाएगा? फाउंडेशनल स्टेज। 8 से 11 वर्ष के बालकों को कहा जाएगा, ये फाउंडेशनल स्टेज हो गई, ये हो जाएगी प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज। 11 से 14 वर्ष होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल स्टेज। यहां पर बालक मिडिल स्टेज में रहेगा। और यहां पर हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टेज। इसका मतलब है कि अब स्कूली शिक्षा को पहले 2 भागों में बांट रखा था, अब कितने स्तर हो गए? इसके 4 स्तर हो गए। और इन्हें किस रूप में व्यवस्थित किया है? 5 + 3 + 3 + 4। तो नई शिक्षा की नीति के तहत कितने स्तरों पर बांटा है? स्कूली शिक्षा को 4 लेवल पर बांट दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक, प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक का मतलब हो गया कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, बालकों में साक्षरता और संख्या ज्ञान को विकसित किया जाएगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति में हमने टारगेट रखा कि सार्वभौमिक का मतलब 100% बालकों में ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी विकसित हम लोग कर पाएंगे। इसके लिए हमने 2025 का एक टारगेट लिया है। उसके बाद में इसको विकसित करने के लिए हमने एक निपुण भारत मिशन कार्यक्रम चलाया है। निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत मिशन चलाया। इस भारत मिशन को चलाकर इसकी फोकस अवधि हमने 2026-27 तय की है। लेकिन FLN के लिए जो सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए रखी गई है वो 2025 तक रखी गई है। और ध्यान रखना, इसमें सार्वभौमिक साक्षरता ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है ना, तो कब तक हो जाएगी? 2025 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 1 से अभिप्रेत है। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत की गई। और इस नीति में कुल 4 भाग है। कुल कितने भाग है? कुल भाग है इसमें 4। और इसमें कुल अध्याय जो दिए गए हैं, चैप्टर जो दिए गए हैं, वो चैप्टर है 27। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पहला अध्याय भाग है, उस पहले भाग का नाम है, प्रथम भाग का नाम है आपका स्कूल शिक्षा, दूसरे भाग का नाम है आपका हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा, तीसरे भाग का नाम है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथे भाग का नाम है क्रियान्वयन की रणनीति। पहला जो आपका भाग है, इसमें 1 से लेकर 8 तक अध्याय है। दूसरे वाले भाग में आपके 9 से लेकर 19 तक अध्याय है। तीसरे वाले भाग में आपके 20 से लेकर 24 तक अध्याय है। और इसमें 25 से लेकर 27 तक अध्याय है। इस तरह से इस नीति को बांट दिया गया है। तो आपको पूछा है कि नीति का भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 आपका स्कूली शिक्षा से संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है? आपका स्कूली शिक्षा से। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण है MOOC, दीक्षा, फर्क, ECC। देखिए, ये तो क्या दिया गया है? MOOC। ये दिया गया है DIKSHA, दीक्षा। ये है परख, PARAKH। ये है ECCE। देखिएगा आप लोग, आपको समग्र शिक्षा, ये नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहा है। इससे पहले भारत में विद्यालय स्तर पर स्कूल शिक्षा का आपका विद्यालय स्तर पर एक तो सिलेबस से संबंधित, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, और एक आपके मूल्यांकन से संबंधित कार्य करने का काम NCERT का है। NCERT किसका है काम? ये NCERT का है। ये जो NCERT है, इस NCERT को पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित काम दिया गया। इस NCERT को मूल्यांकन से संबंधित कार्य के लिए सहयोग देने के लिए एक निकाय स्थापित किया जाएगा। उसका नाम होगा राष्ट्रीय आकलन केंद्र। क्या नाम होगा?
एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा, एनएससी स्थापित किया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति में कहा था। इस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की हमने स्थापना कर ली है 2021 में, और किसके नाम से की है? तो परख के नाम से की है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ होलिस्टिक एडवांसमेंट। प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए हमने समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण किया है। तो एक प्रकार का यह निकाय है जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र के रूप में भारत का मूल्यांकन के क्षेत्र का शिक्षा स्कूल शिक्षा के मामले का सबसे बड़ा संस्थान है। उसका नाम क्या है? परख है। क्या नाम हो जाएगा? परख हो जाएगा। किस संस्था द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा? क्या कहा गया है? किस संस्था द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक संस्थान है NCTE, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 1973 में NCERT के विभाग के रूप में स्थापित हुआ, 1995 में स्वतंत्र हो गया, और इसका काम है टीचर एजुकेशन के मामले में सर्वोच्च संस्था है ये। NCERT 1961 में दिल्ली में स्थापित हुआ, इसका काम है स्कूल एजुकेशन के मामले में सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। सर्वोच्च कौन सी संस्था है? अकादमिक संस्था है। फिर देखिए, CBSE होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 1952 में स्थापित किया गया, और ये एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है जो क्लास 10वीं और 12वीं क्लास की क्या करता है? परीक्षाएं करवाता है। ये BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1957 में स्थापित किया गया, और इसका काम है राज्य स्तर की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाना, मतलब माध्यमिक शिक्षा का काम है। अब आपको पता हो तो ध्यान रखिए, जो भी उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा, इसका मतलब है जो NCF और पाठ्यक्रम बनाया जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया जाता है, उसके बाद में जो सिलेबस बनाया जाता है, ये दोनों बनाने का काम किसका है? ये दोनों बनाने का काम NCERT का है। NCERT को कहा गया कि 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है, इसका मतलब जो ECCE है, इसका एक आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या ढांचा बनाना पड़ेगा, मतलब NCA बनाना पड़ेगा। तो NCERT ने जो NCA बनाया उसका नाम है NCPF ECCE, और ये 2021 में बना दिया इसने। कब बनाया है? 2021 में। नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो NCPF ECCE बनाया गया है, इसको इसने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि 0 से 3 वर्ष के बालकों के लिए इसने अलग बनाया है, और इसके बाद में 3 से लेकर 8 वर्ष के बालकों के लिए 8 वर्ष तक, इसका मतलब 9 भी हो सकता है ना, जब तक बालक 9 वर्ष का नहीं हो जाता है, उस आयु तक के बालकों के लिए। ये 0 से 3 वर्ष के लिए जो बनाया अलग से एक भाग, इसके लिए एक भाग बनाया और इसके लिए दूसरा भाग बनाया है। ये जो दूसरा भाग है, इसका नाम हम लोग ये भी लेते हैं NCFFS, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। आपको याद हो तो फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष तक के लिए होता है। तो 2 ढांचों में उसने शैक्षणिक ढांचा तैयार किया है। किसने किया है? तो ये काम NCERT ने तैयार किया है। NCERT ने 2 भागों में क्या किया है? देखो, ये किस संस्था द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। तो कौन सी संस्था हो जाएगी? ये आपकी NCERT। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में कितने प्रतिशत GER? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक टारगेट रखा गया है। GER मतलब होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक के ग्रेजुएशन को एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्कूल एजुकेशन के मामले में हमने 2030 तक एक टारगेट रखा है कि हम 100% बालकों का क्या करवाएंगे? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लेकर आएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि स्कूल एजुकेशन के मामले में वर्तमान में लगभग 75% बालकों का GER है। मतलब कुल नामांकन करने वाले बालक कितने हैं? 75% ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब हम माध्यमिक शिक्षा तक, वो मतलब 12वीं क्लास तक कम से कम 100% बालकों को नामांकित करेंगे, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेंगे 2030 तक। एक लक्ष्य तो हमने ये रखा है। फिर हमने ये जो लक्ष्य रखा है ना, ये हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, इस लक्ष्य को हमने 2035 तक रखा है। और कितना प्रतिशत GER प्राप्त करना है? 50%। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हमें उच्च शिक्षा में भी प्राप्त करके ले आना है। और आपकी जानकारी हो तो प्री प्राइमरी में हमने FLN का जो लक्ष्य रखा है, वो 2025 तक रखा है, और ये रखा है 100%। अब की बार जो रखा गया है ना, वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी का रखा गया है। तो ये लक्ष्य हमने टारगेट तय किए। तो ये कह रहा है कि 2030 तक स्कूल शिक्षा में कितना प्रतिशत रखा है? तो हमने स्कूल शिक्षा में 100% तक का टारगेट रखा है। NEP 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 आई है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्लास से, तो 6वीं क्लास से इसे वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की गई है। इसका भी हमने टारगेट रखा है कि हम लोग 50% बालकों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा दे देंगे। कितने प्रतिशत बालकों को? 50% बालकों को 2025 तक हम लोग व्यावसायिक शिक्षा देंगे, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेंगे। अब ये पहले क्लास 9 से शुरू होती थी, अब हम लोग कौन सी क्लास से शुरू कर रहे हैं? इसको 6वीं क्लास से शुरू कर रहे हैं। NEP 2020 के संदर्भ में वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करवाया जाएगा? देखो, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। 50% बालकों को हम लोग करवाएंगे। और ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, अब क्लास कौन सी से शुरू हो जाएगी? क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। किस क्लास से शुरू हो जाएगी? ये क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। और 50% बालकों को हम लोग क्या उपलब्ध करवाएंगे? हम लोग व्यावसायिक शिक्षा 2025 तक का ही हमने ये टारगेट रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? GDP, देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो ये एक देश की इनकम होती है। जैसे एक घर की इनकम होती है बिना खर्चे निकाले, वो इनकम, जो ग्रोस इनकम जो होती है ना, वो ग्रोस इनकम, एक देश की इनकम GDP कहलाती है। इस GDP में से कितने, जैसे मान लीजिए 100% हमारे पास इनकम आई, उसका कितना प्रतिशत हम कौन से क्षेत्र में खर्च करेंगे, ये तय करना हम लोग बजट बनाना कहते हैं। इसको हम लोग बजट बोलते हैं। उस बजट में प्रत्येक अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, कौन से क्षेत्र में कितने खर्च किए जाएंगे, वो तय किया जाता है। GDP का शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, बात यहां पर आती है। सबसे पहले कोठारी आयोग आए थे। कोठारी आयोग 1964-66 में बैठा था। उसने सबसे पहले ये कहा था कि GDP का शिक्षा पर खर्च कम से कम प्रतिशत में तो बने। धीरे धीरे हम लोग उसको विकास करते गए, और आज वर्तमान में हम लोग GDP का शिक्षा पर खर्च करते हैं लगभग 4.5%। कितना खर्च करते हैं? 4.5%। नई शिक्षा नीति में कहा कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर GDP का कम से कम 6% खर्चा किस पर करेंगे? शिक्षा पर करेंगे। 6% खर्च, कितने बढ़ाना है आपको? 6% तक लेकर जाना है। किस वर्ष तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI का उद्देश्य अपने आप को, HEI हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, ये HEI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। ये उच्चतर शिक्षा संस्थान है ना, उनको आपका उद्देश्य क्या है? बहुविषयक संस्थानों के रूप में। इसका मतलब केवल आप लोग अब डिग्री विग्री का ही काम नहीं करेंगे, आप लोग उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी देंगे, उसमें आप बहुआयामी काम करेंगे, बहुत सारे प्रकार के कोर्स उसमें आप लोग चलाएंगे। और ये जो हमने किस वर्ष तक, वर्तमान में ये जो शिक्षा के संस्थान है, इनके लिए हमने एक टारगेट रखा है कि किस वर्ष तक आप लोग बहुआयामी शिक्षा पर काम करने लग जाओगे।
तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने उद्देश्य रखा है ना, ये उद्देश्य हमने 2030 तक बनाएंगे और फिर उसके बाद में सभी संस्थानों को हम 2030 तक तो ये योजनाएं बनाएंगे, इसको शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद में 2040 तक आपको प्रत्येक संस्थान को क्या बना देना है, आपका बहुविषयक संस्थान बना देना है। कब तक का उद्देश्य रखा है, 2040 तक का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में किस एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर, अब तक जो आकलन मूल्यांकन करने का काम करता था वो एनसीईआरटी करता था अपना। अब एनसीईआरटी को एक निकाय के रूप में एक सहयोग मिलेगा राष्ट्रीय आकलन केंद्र का, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा परख। उसका नाम क्या हो जाएगा, परख। परख का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट, मतलब प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और समग्र विकास हेतु ज्ञान का विश्लेषण करना। ये एक निकाय है, ये एक संस्थान है, इसकी हमने परख की एक निकाय की हमने स्थापना कर ली है 2021 में। और अब ये भारत में स्कूल शिक्षा के मामले में मूल्यांकन क्षेत्र का, आकलन के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। आकलन के क्षेत्र का कैसा संस्थान है, ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। कौन से क्षेत्र का है ये, आकलन के क्षेत्र का, असेसमेंट सेंटर का ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान होता है।